इसमें जो है K एंड L से, ठीक है। तो आपको ऐसा कर लो, रेशियो जो है ना 9:1 कर लो, 9:1 ज़्यादा सुटेबल होगा, उसके लिए हम निकालेंगे 9:1 कर लो रेशियो आपका 9:1 कर लीजिए, 1:3 से ज़्यादा अच्छा है कि 9:1। तो आपको उस केस में नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी द क्वेश्चन, कि रेडियस आपको बताना। तो रेडियस का फॉर्मूला पिछले क्लास में आपको बताए थे, एज यू रिमेम्बर दैट थिंग टू। देखो क्वेश्चन आपका था ये, द क्वेश्चन वाज इफ द रेडियस ऑफ टू Bohr's orbit of Li plus 2 atom are in the ratio of 9:1, then what would be the nomenclature? What would be the nomenclature? ये तो नोमेनक्लेचर क्या होगा, सब लोग बनाएंगे इसको। 9:1 आपका रेशियो है, तो रेडियस का रेशियो आपको दिया होगा। तो Li plus 2 के लिए आप देखिए, समझिए इस पार्ट को। तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, कौन कौन से सेल होंगे, कौन से सेल होंगे जी। तो Rn आपको बताए थे, रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एज वी हैव स्टडीड कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ द बोर एटम इज इक्वल टू 0.529 into n square upon 6. This is clear ना, n is equal to number of orbit, n is equal to number of orbit, ठीक है। आप लोग बातें कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, क्या बात है, what is the matter, okay। तो next is n is the number of orbit, z is equal to what, atomic number, z आपका हो जाएगा atomic number, you know about this, and n is the what, number of orbit। Let's solve this question, n is equal to number of orbit and z is equal to atomic number। So then what can you comment about this, कि इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन से जो है वो सेल होंगे। ऑप्शन इज गिवन ओवर हियर, तो बताइए सब लोग। n आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियस का रेशियो आपको दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:1, तो 9/1 एंड ये हो जाएगा आपका 0.529 इंटू n1, पहले ऑर्बिट को मान लेंगे n1 का होल स्क्वायर अपॉन z, लिथियम का z मींस एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 2 या 3 देखो समझो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 1, उसके बाद हीलियम का 2 होता है, लिथियम का आपका 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, ठीक है, 6 कार्बन का, 7 किसका नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन का, 9 किसका क्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 फॉस्फोरस नहीं मैग्नीशियम, 12 विल बी मैग्नीशियम, ओके, 13 विल बी एल्युमिनियम। डोंट से लाइक दिस की पूरा क्लास जो है ना वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं आपके साउंड्स के, ठीक है। तो 13 आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा, 14 आपका किसका हो जाएगा सिलिकॉन का, 15 फास्फोरस का, ठीक है, एंड 17 इज क्लोरीन, 18 इज आर्गन एंड 19 इज पोटेशियम एंड 20 इज कैल्शियम। क्लियर है पॉइंट। तो आपको इतना तक कम से कम आने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ, और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, that electron is known as valence electron, that you know I think। So for the first orbit there are two Bohr orbit in which electrons are present। The question is saying that the radius of two Bohr's orbit of Li plus 2 atom means this Li has loses 2 electrons here, 2 electrons इसने lose किया है, तो 2 electrons इसके कौन से ऑर्बिट में गए ये आपको पता करना है। उसका रेशियो दिया हुआ उस रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब उस ऑर्बिट के जिस ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे उनके रेडियस का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 9:1। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन ये है कि Li ने मतलब लिथियम ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया,
और जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो वो किसी ना किसी ऑर्बिट में गए होंगे, किसी ना किसी सेल में गए होंगे लूज होने के बाद, या तो वो K सेल में गए होंगे या L सेल में गए होंगे या M सेल में गए होंगे या N सेल में गए होंगे, तो किसी ना किसी सेल में वो गए होंगे। तो बोल रहे हैं कि जिस सेल में गए हैं, जिस ऑर्बिट में गए हैं, उसका रेशियो, उसका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 9:1। तो रेडियस मींस व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यू नो, अगर कोई भी आपका सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में रेडियस किसको बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द लोकस, लोकस मींस दिस इज सर्कमफरेंस। अगर मैथ्स में थोड़ा सा जाए तो लोकस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस। या आप थोड़ा सा और समझेंगे तो पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन जब भी कोई सर्कुलर चीज होता है ना, कर्व नहीं होता, तो उसको हम पेरीमीटर यूज नहीं करते, उसमें वो सर्कमफरेंस इसलिए हम यूज करते हैं। सर्कमफरेंस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो आपको दिया हुआ है 9:1। तो आपको पूछा जा रहा है नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो सेम एज हमने फर्स्ट ऑर्बिट को माना, जिससे फर्स्ट पहला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन गया है उसको हमने माना N1, ठीक है। दूसरा ऑर्बिट 0.529 into N2 square, clear a point, upon Z is 3. Atomic number in both the cases will be same, you know. लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 3, और दोनों केसेस में तो सेम ही होगा ना, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता कभी, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी चेंज हियर। तो दिस केस 0.529 and 0.529 will be cancel out, 3 and 3 you can also cancel out। तो N1 upon N2 का स्क्वायर is equal to what we can say 9/1। This point is clear or not? This point is clear ना? तो next point N1 upon N2 what we can say 3:1। ये तो सबको आता होगा, स्क्वायर रूट कर देंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो 3:1। What 3 indicate? There are 4 cells K, L, M and N. N is equal to 1 is for K cell, N is equal to 2 is for L cell, and N is equal to 3 will be for M cell, and N is equal to 4 will be for N cell। ठीक है, तो आपको N1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, और N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ से देखो N1 की वैल्यू आपकी 3 आई, मतलब 3/1 मीन्स समथिंग इन 3। तो आपका N3 मतलब कौन से सेल में होगा, M सेल में होगा एक, और दूसरा N की वैल्यू 1 आएगी, N2 की वैल्यू 1 पर दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा K सेल में। इसमें इट मींस दैट वी कैन से कि K एंड M सेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। समझ में आया? तो K एंड M सेल में। अब कहोगे सर ये रेशियो है तो हम डायरेक्टली कैसे ले सकते हैं? हाँ, यू कैन टेक हियर कोई कांस्टेंट आप लेंगे K, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि सेल आपके 4 ही होते हैं K, L, M, N, तो आपको 1 2 3 4 ही लेना है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल स्टडी। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसको लिख लीजिए आप लोग, सब लोग लिखिए इसको, राइट ऑन फास्ट। और क्वेश्चंस करेंगे आप एक दो एक्साइटेड स्टेट वाले या नहीं? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, आप घर से बना के लाइएगा। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H, second excited state of H, and first excited state of Li plus 2. Calculate the radius ratio. Calculate the radius ratio of second excited state of H and first excited state of Li plus 2. You are not writing, I think. Why? You are writing this, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li plus 2 है। तो देखो आप समझो यहाँ पे सेकेंड, हाँ Li plus 2, Li की पावर है मीन्स उस पर चार्ज है आपका +2। तो अगर हम बात करें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स N क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे, आपको हम बताया था एक्साइटेड स्टेट क्या होता है excited state। I am asking about you I am asking from you that what is the excited state। excited state क्या होता है आपका? अगर first excited state बात करें तो N is equal to 2। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका K सेल में होगा, here is your proton as well as neutron which is present in nucleus, clear a point, and this is your first
सेल दैट इज नोन एज के सेल। तो के सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये जो है वो अगर एल सेल में जाता है, इफ दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एल सेल, अगर ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एल सेल में जाएगा। एल सेल समझते हैं ना ये पॉइंट। एल सेल में अगर ये जाएगा तो ये एक्साइट होके जाएगा एल सेल में। तो ये जो n इज इक्वल टू, इसके लिए क्या है, के सेल के लिए 1 है, n इज इक्वल टू 2 किसके लिए, एल सेल के लिए यूज करेंगे। तो जब एक्साइटेड स्टेट में होगा कोई इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कराएंगे, इसको एनर्जी देंगे, तो ये किस में जाएगा, के सेल से एल सेल में जाएगा। और के सेल से जब एल सेल में ट्रांसफर होगा, जब के सेल से एल सेल में जाएगा तो उस केस में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। लेकिन उसको एक्साइटेड स्टेट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसका। कैसे एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2। तो अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सबको समझ में आ गया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H, यही है ना, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ या थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li। तो जो भी क्वेश्चन आपको उसमें दिया हुआ है, तो आपको H का एटॉमिक नंबर पता है और Li का एटॉमिक नंबर पता है। H का एटॉमिक नंबर जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। यस, लेट मी टू चेक दैट द फेस। यस, यू टेल मी अबाउट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ H। H का जो है परमाणु संख्या क्या होगा। हाँ, हाइड्रोजन पूछें क्या है, वो कितना होगा, 1 होगा। एटॉमिक मास की अगर बात करें, यस यू टेल मी अबाउट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या मास नंबर। यस, हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होगा, 1। यस, यू टेल मी मास नंबर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का। यस, मास नंबर कितना होगा, 1 या 2। मास नंबर तो सर हमेशा हम लोग यही पढ़े हैं, आप लोग यही कहते हैं ना, हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोजन का मास नंबर भी पूछा जाता है। तो और खासकर जो है स्टूडेंट को जो है भ्रम में डालने के लिए कि स्टूडेंट क्या याद करते हैं कि जितना भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मैक्सिमम का ट्वाइस होता है। जैसे 1 to 20 तक देखें तो ट्वाइस या एक उससे ज़्यादा है, ठीक है, जो मास नंबर होता है आपका। जैसे हीलियम का क्या होता है, हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर 2 होगा, मास नंबर उसका डबल हो जाता है। उसी तरह से सेम एज लिथियम का भी डबल होता है, डबल से एक ज़्यादा हो जाता है। लिथियम का 3 है तो उसका मास नंबर हो जाता है 7, ठीक है। तो ऐसे मतलब डबल के अप्रॉक्स में होता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो होता है वो मास नंबर हमेशा 1 होता है, 1.008 AMU, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसका एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the atomic mass of hydrogen is also equal to 1 and atomic number is also equal to 1। तो पिछले वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, इजी है ना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी हियर हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके पहले पढ़ते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। एनर्जी तो आपको पता है ना सब लोगों को, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फॉर एनर्जी और nth ऑर्बिट, nth बोर ऑर्बिट। इसको भी बोर नहीं दिया था, ठीक है जी। दिस इज En। एनर्जी की फॉर्मूला आपकी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी तो कितनी हो जाएगी। इसको हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी किसमें होती है मेजर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये पूछा जाता है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको बोलते हैं EV, दैट वी कैन से EV। एनर्जी इज मेजर्ड हियर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आप निकाल सकते हैं इस तरह से। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम आपको बता देंगे। वेलोसिटी होता है जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, उसकी भी वेलोसिटी होती है, ऐसा बोर ने बताया था। उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था 2.188 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला किसने दिया था, बोर्स ने डिफाइन किया था। एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज की En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को मेजर करते हैं। और क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी पूछा जाता है, नॉर्मल एग्जाम में भी आपको आते हैं पूछा। ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन के बारे में तो पूछता ही है वो,
सबसे पहला हाइड्रोजन के बारे में ये पूछता है कि कितने उसके आइसोटोप्स होंगे। द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर हाउ मच? 3. देयर आर 3 आइसोटोप्स. फर्स्ट इज प्रोटियम, सेकंड इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्राइटियम. व्हाट आर आइसोटोप्स? Isotopes are those what same atomic number different mass number. जिसमें सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं और डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं। तो आप अगर देखो प्रोटियम का मास नंबर कितना होगा 1, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 हो जाता है, एज वेल एज ट्राइटियम का जो मास नंबर होगा 3 हो जाएगा। तो मास नंबर डिफरेंट होता है, बाकी एटॉमिक नंबर सबके 1 1 1 होते हैं। क्लियर है पॉइंट? और आपको हम बताए थे कि D2O जो होता है हैवी वाटर का फॉर्मूला D क्यों होता है? वाई H2O को हम हैवी वाटर क्यों नहीं बोलते? इसलिए ड्यूटेरियम का मास जो होता है एटॉमिक मास वो ज्यादा होता है, उसका मास नंबर किससे ज्यादा होता है? एटॉमिक मास उसका हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, 2 होता है उसका, ठीक है मास नंबर। और हाइड्रोजन का मास नंबर आपका 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, उसका एटॉमिक मास 2 होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो हैवी वाटर है D2। क्लियर है पॉइंट? एंड T2O जो है वो बनता ही नहीं है। ट्राइटियम का कहोगे सर आप ट्राइटियम का क्यों नहीं बनता ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड? तो नहीं बनता है वो बॉन्ड, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड हो जाता है और उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और यू कैन से दैट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए T2O नहीं बनता। क्लियर है ना पॉइंट? अब देखो अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ दैट यू हैव टू राइट एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट की आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो कितनी हो जाएगी एनर्जी दी? तो n की वैल्यू 1 एज वेल एज z की वैल्यू 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अगर सेकंड बोर ऑर्बिट की पूछा जाए, बस सेकंड तक ही लिख लो आप, सेकंड बोर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -13.6 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा z की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -13.6 इंटू 1 अपॉन हाउ मच 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 हो जाएगी ना यहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए दैट यू कैन से द वैल्यू ऑफ n विल बी 2, तो -13.6 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6 अपॉन 4 कितना हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सबको? दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी पूछी जाती है। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस पॉइंट इज क्लियर ना? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू होता है 2.188 into n स्क्वायर अपॉन z मीटर पर सेकंड। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है ना पॉइंट? नेक्स्ट देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। What de Broglie had said about when an electron is revolving around the nucleus of an atom, then it behaves as a wave। ठीक है? तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अराउंड ऑल अराउंड वो मूव करता है तो क्या करता है? वेव नेचर शो करता है। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर शो करता है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, यू नो अबाउट दैट, उसमें मोमेंटम होगा और उसके अब वेव नेचर होगा तो उसका वेवलेंथ भी होगा। क्लियर है पॉइंट? अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल अगर वेव पार्टिकल की तरह वेव नेचर शो करता है तो उसका वेवलेंथ होता है, दैट यू कैन से। वेवलेंथ कैसा? जैसे ट्रांसवर्स वेव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव दैट वी हैव स्टडीड, ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यू नो ना, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। दोनों में क्या होता है? लैम्डा वेवलेंथ, देयर इज द कांसेप्ट ऑफ वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली हैड एक्सप्लेन्ड, ये फिजिसिस्ट थे, एक तरह से फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के ही बारे में भी एक्सप्लेन करते थे। डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा तो उसका एक वेवलेंथ होगा, एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एक सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है और उस सेंट्रीपेटल फोर्स किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी हम आपको बताए थे। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बताया, सेंट्रीपेटल फोर्स को केंद्रीय बल बोलते हैं, जो केंद्र में लगता है, सर्कल में लगता है, उसको केंद्रीय बल। तो कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज जो है अगर पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है, क्लियर है पॉइंट, तो उस केस में उसमें क्या होगा, मास होगा, उसमें मास होगा, यू नो, एज वेल एज उसकी वेलोसिटी होगी अगर वो मूव करेगा तो। इट मीन्स दैट वी कैन से मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, मतलब उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, तो अगर वेव नेचर शो करेगा तो उसका एक एसोसिएटेड लैम्डा होगा, ठीक है, और ये जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोमेंटम के। मोमेंटम मींस व्हाट, जो वो पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव कर रहा है, उसका ड्यूअल नेचर है इलेक्ट्रॉन का, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, यू नो अबाउट दिस। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p एंड p इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग। तो संवेग जो होता है वो आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास मतलब द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी मींस वेग। तो p is equal to, you can say that m into v. m is here mass and v is the velocity here. v is called the velocity of that particle and m is equal to mass associated with that particles, that is equal to p is equal to the product of mass and velocity. Momentum इसको बोलते हैं, p is known as momentum. This point is clear to all of you or not? So this so then de Broglie explained that the lambda is inversely proportional to 1 upon p and we have to remove this proportionality sign by a constant that is known as h. इसको बोला गया, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कि h होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, आई थिंक, प्लैंक कांस्टेंट, एंड ऑल ऑफ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस प्लैंक कांस्टेंट। यस, टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस प्लैंक कांस्टेंट। कितना होता है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, यस, minus 34. This point is clear ना? So this is the value of this Planck constant. Mass of electron. Yes. पिछले क्लास में हम बताए थे, किसी से भी पूछ सकते हैं, mass of electron. Yes, you tell me about mass of an electron. आपका फेस जो है ना ऐसे हुआ, मतलब अजीब सा, तो that I think that you should not have remembered that. You have not remembered that, I think, है ना? कितना होता है mass electron का? Okay, mass of electron. Yes, आप बोलिए। minus 34. Yes, you tell me. 9 point. ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। 9.1 and 10 पर -31 kg, ठीक है, -31 kg। प्लैंक कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। लैम्डा क्या होता है आपका, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। इसको यहाँ पे एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं, ठीक है, दिस इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रम एंड दिस इज h एंड दिस इज p। समझ में आया सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर ना? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबको क्लियर है? तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। h इज द लाइन कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम हियर, as well as lambda is the wavelength. Next point of this I am going to discuss with you Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. This principle says that, principle क्या कहता है बताइए? It is impossible to determine the exact position and the momentum of electron. Yes, so we can say that this was given by Heisenberg. Heisenberg ने इसको दिया था और ये uncertainty था, ठीक है, means if we are going to find out the exact position of the electron, then we can at that time, मतलब at that time means simultaneously we cannot determine the velocity of that electron at that time, ठीक है, means we can say that in one words, एक words में हम बोल सकते हैं कि
कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अपने एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, मींस एटम का जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं पोजीशन होगा किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो अगर उस टाइम पे हम उसका पोजीशन मेजर कर लेते हैं एग्जैक्ट पोजीशन की, यस इसका एग्जैक्ट पोजीशन ये है, तो उस केस में उस पॉइंट तो उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट की जा सकती है एक ही साथ साइमल्टेनियसली। समझ में आया पॉइंट? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज योर न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड हियर इज योर इलेक्ट्रॉन। The electron is revolving around the nucleus of an atom. All of you know about this. Electrons जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। देखो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगा, सपोज एट दिस टाइम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, इस टाइम में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट। क्लियर सबको पॉइंट? और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम इसका पोजीशन तो बता दिए, तो पोजीशन बता दिए तो अब इसकी वेलोसिटी हम नहीं बता सकते। ये पोजीशन हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो वेलोसिटी नहीं बता सकते, इसलिए कि जब वेलोसिटी हम फाइंड आउट करने चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे निकल चुका होगा, हो सकता है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर ले तो किसी एक पोजीशन पे, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए, तो फिर अनसर्टेनिटी हो जाएगी पोजीशन में, फिर पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे था। इसकी वेलोसिटी तो मेजर कर लिए लेकिन उसका पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कौन से जगह पे इसकी वेलोसिटी इतनी थी। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं तो अनसर्टेनिटी किसमें हो जाता है? उसके पोजीशन में, कि वो कहाँ पे है। क्लियर है पॉइंट? अगर हम उसके पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाता है? अनसर्टेनिटी। मतलब पोजीशन मींस उसकी स्थिति, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर उसको फाइंड आउट करते हैं तो उसका वेग जो है हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आया सबको ये पॉइंट? यस, यू आर क्लियर विद दिस? तो ये चीज है, तो इसीलिए इसको बोला गया अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को इन्होंने नोट किया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, एक्स इज द पोजीशन हियर एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। दिस इज नोन एज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज नोन एज डेल्टा एक्स एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन velocity. Uncertainty in velocity. So velocity is related to here momentum, that you can say. Velocity is related to momentum. Momentum is what? Product of mass and velocity. So that you can say momentum P is equal to m into delta V. So that you can say that this is delta P. So delta P means uncertainty in momentum. So delta P you can say uncertainty in momentum. This point is clear or not? Uncertainty in momentum. तो उन्होंने बोला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. दिस इज नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एज वेल एज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है? तो इसमें एक स्टेट में लिख सकते हो we cannot simultaneously find the position as well as velocity of the particle या of an electron. ठीक है? If we are going to find out या if we find, ठीक है, the exact position of electron, then we are not able to find out at the same time the velocity of that electron, the momentum of that electron, and vice versa you can write down. क्लियर है ना सबको इसका स्टेटमेंट? समझ में आया? थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं. ओके, तो लिख लीजिए इसमें आप हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये समझ में तो आ ही गया ना? कोई डाउट? लिखना है स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लीजिए. इसको लिखना है अगर तो लिखना चाह रहे हैं कि यस सर आई वांट टू राइट दैट, प्लीज राइट डाउन दैट पार्ट. लिखो we cannot find Heisenberg's uncertainty principle states that we cannot find this principle states that I am not stating this that कि uncertainty ये principle है Heisenberg uncertainty principle. कई बच्चे समझ लेते हैं कि सर ये अपने से बोल रहे हैं ऐसा. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो ये Heisenberg uncertainty principle states that we cannot find simultaneously the position as well as the velocity
velocity of the electron, we cannot find out simultaneously the position as well as velocity of electron. If we go to find out the exact position of, if we determine the exact position of electron, then we cannot say about the velocity of electron at that position. We cannot say anything about the velocity of an electron at that position. Anything, and vice versa. Anything, we cannot say anything about the velocity of an electron at that position. Clear? And vice versa लिख लो उसमें. I think this point is clear to you. सबको क्लियर है ना? यस. तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लैंक कांस्टेंट समझ में आ रहा है सबको? अब यहां से देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. अब एनर्जी के बारे में देखते हैं कि एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है. ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ से एनर्जी का भी लिख लेंगे. एनर्जी इज इक्वल टू E, एंड E इज इक्वल टू आपका हो जाता है h न्यू. यू नो अबाउट दिस h न्यू. न्यू क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी. AC इज द प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है, तो ये एनर्जी का जब कोई भी सबस्टांस या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा, तो उस केस में उसकी एनर्जी जो होगी E इज इक्वल टू h म्यू. ठीक है जी, h म्यू. समझ में आया सबको? म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है. आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया था कौन सा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यहीं से तो आया था. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनी पार्टिकल, ठीक है, उसका एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. यू कैन से दैट आल्सो. दिस इज द वेरी फेमस इक्वेशन दैट यू नो. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. सबको पता नहीं, आइंस्टाइन ने दिया था. हाँ, थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. E is equal to mc square, that you have to understand. तो उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी थी. आइंस्टाइन ने बताया था यूनिवर्स के बारे में भी उन्होंने बताया था कि आवर यूनिवर्स इज लाइक अ रबर सीट, मींस इट इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे. हमारा यूनिवर्स जो है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है उसमें. कॉन्स्टेंटली नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम लोग माने कि हाँ इतना इसका जो है लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, मीन्स दैट व्हाट वी एज्यूम, हमने एज्यूम किया कि हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट एक कॉन्स्टेंट फेज में होगा. लेकिन बट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ लाइट, दैट वाज रिलेटेड टू लाइट, एंड दैट सेज दैट कि आवर यूनिवर्स इज लाइक अ रबर सीट एंड इट इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे. ठीक है, ये क्या हो रहा है, डे बाय डे एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, अपने आकार को बढ़ा रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ना दिस थ्योरी इज समवॉट रिलेटेड टू द बिग बैंग थ्योरी. दैट यू कैन से बिग बैंग थ्योरी. ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस. आई थिंक जॉर्ज लेमेट्री ने दिया था, और सबको पता होगा यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई थी, बिग बैंग थ्योरी. उसी को तो एक्सप्लेन करता है सर मेबी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद सबसेल भी पढ़ेंगे. सेल के अंदर जो सबसेल होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सेल के अंदर जो सबसेल होते हैं SPDF, उसको भी डिस्कस करेंगे. फिर कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ के आना और थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट. ठीक है, इसलिए कि S ऑर्बिटल्स का शेप भी पूछा जाता है, P का शेप. ऐसे एग्जाम में जनरल साइंस में आपको क्वेश्चन बहुत सारा आता है. अभी आया था SSC में इस बार. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में CCSL में भी आ जाता है, CCL में भी आ जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि शेप ऑफ S ऑर्बिटल. ठीक है, ऐसे ऐसे पूछ लेता है. शेप P ऑर्बिटल का शेप पूछ लेता है. ठीक है, इस तरह से इस चीज़ पूछी जाती है. तो the next part of this I will continue in the next class.